नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। कल के सत्र की अगर बात करें तो सोना और चांदी 4 दिनों की तेजी के बाद कल के सत्र में मुनाफा वसूली दिखी थी, लेकिन आज यहां पर रिकवरी की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन गोल्ड हल्की तेजी दिखा रहा है। तेजी थोड़ी अब कम हो गई है, दायरे में कह सकते हैं गोल्ड का भाव है। करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी है 5 दिसंबर को, जो स्क्रीन पर आप भाव देख रहे हैं। अगर आप फरवरी वायदा को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हल्की तेजी दिख रही है। फरवरी वायदा का भाव है 76,800 रुपये के करीब। चांदी की चाल अगर देखें तो 91,400। चांदी सोने के मुकाबले ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है, लेकिन आज क्या ये तेज़ी टिकेगी? सोने चांदी की चाल आगे क्या रहेगी? दायरे में ही रहेगा या तेज़ी और बढ़ेगी? यही बात करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडबल सिक्योरिटीज से। केडिया जी बताइए, सोने पर सबसे पहले बताइए, अब दायरे में दिख रहा है भाव, क्या दायरे में ही रहेगा कुछ समय तक सोना अब, या कुछ तेजी या मंदी दिख रही है आपको यहाँ से? नमस्कार कुमन जी। नमस्कार सर। देखिए, अगर हम चांदी की और सोने की दोनों की बात करें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने ऐसे रहे जिसमें बेतहाशा बड़ी तेजी देखी थी। तब हमने आगाह भी किया था कि नवंबर में एक करेक्शन आ सकता है, और नवंबर में हमने देखा चाहे डोनाल्ड ट्रंप का आना या इंटरेस्ट रेट को लेकर जो हैवी बुलिशनेस थी कि 0.5 का रेट कट होगा, वो भी खत्म हो चुका है, और एक टेक्निकल करेक्शन भी लग रहा था, वो भी आ चुका है। तो नवंबर मंथ में हमने अच्छी खासा फॉल देखा। अब दिसंबर में हम आ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ईयर एंड में हम कैरी ट्रेड्स भी देखते हैं, और कहीं ना कहीं ईयर एंड की होने की वजह से मुझे लगता है कि छुट्टी का माहौल हम 10-12 तारीख से ही देख पाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट एक दायरे में रहेगा। बट गिवन दैट कि अगस्त सितंबर अक्टूबर की तेजी के बाद नवंबर में जो करेक्शन था वो आ चुका है, तो मुझे लगता है बहुत ही लुक्रेटिव है ये लेवल्स पे बाइंग करना, सोना चांदी दोनों ही, क्योंकि अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चालू है। डॉलर इंडेक्स में तेजी जरूर चालू है, लेकिन अपसाइड थोड़ा सा अभी ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट रेट चलो फेड का अगर कम होता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन आप देखेंगे ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इनका इंटरेस्ट रेट कटौती पे अभी भी ध्यान पूरा है। तो ये सब मिलते हुए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो अभी भी इंटैक्ट है। इसी को देखते हुए आज 76,600 के करीब थोड़ा पुल बैक पे हम लेके चलेंगे। 76,400 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 77,000 तक का लिमिटेड अपसाइड टारगेट देखेंगे, क्योंकि ये हफ्ते में डेटा पॉइंट काफी ज्यादा है, और इसी चीज को ऑप्शन पे भी देख सकते हैं। 77 का कॉल लीजिए 700 रुपए में, जो मुझे लगता है 1100 तक का जंप दिखा सकता है। तो सोने में बिल्कुल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही बना के ट्रेड कीजिए। चांदी ज्यादा तेज नजर आ रही है आज केडिया जी, यहाँ पर क्या लग रहा है? 91,400 मार्च वायदा ट्रेड कर रहा है। यहाँ कुछ तेजी आगे बनेगी? जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसलिए 89,370 का भाव दिख रहा है। लेकिन अगर आप मार्च वायदा को अगर देखेंगे तो 91,400 के करीब है। केडिया जी बताइए, क्या करना चाहिए चांदी में? देखिए, चांदी और सोने में से कौन अच्छा चलेगा उसको देखने के लिए हम गोल्ड सिल्वर रेशियो का यूज करते हैं। तो पूरे नवंबर महीने में हमने देखा गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक शानदार रिकवरी थी, और 8650 87 तक चले गया था। और कहीं ना कहीं जब भी ये रेशियो बढ़ती है तो हम देखते हैं कि सोने को सपोर्ट मिलता है, चांदी में दबाव रहता है। कारण भी था कि चाइना से जो नंबर्स थे नवंबर मंथ में वो बिल्कुल खराब थे, जिसकी वजह से चांदी में करेक्शन भी था। हायर लेवल से 13% का फॉल दिखा, लेकिन अब ये रेशियो वापस ड्रॉप लेना चालू हो चुकी है। चाइना से जो 2 दिन पहले नंबर भी आए वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक ही आए हैं, और $30 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी कि हम 32.5 तक का जंप देख पाएंगे। तो मुझे लगता है चांदी एज कंपेयर टू गोल्ड थोड़ी सी लुक्रेटिव है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में जिस ढंग से फॉल दिखा रहा है, तो हमें लगता है चांदी के अंदर लेके काम किया जा सकता है, जहां पे 90,600 पे हमें मार्च वायदा लेना चाहिए। 89,800 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 91,400 है, बट मुझे लगता है 92 का भी लेवल क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल में $30 का लेवल स्ट्रांगली सपोर्टेड है। इसी चीज को ऑप्शन के जरिए भी किया जा सकता है, जहां पे 91,000 का कॉल लीजिए 3600 में, हायर साइड पे 4200 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, तो यहाँ पर 90,600 फ्यूचर्स में आप खरीदे 91,400 के टारगेट के लिए। और अगर आप ऑप्शंस के जरिए जाना चाह रहे हैं तो 91,000 की कॉल ऑप्शंस आप चांदी में खरीद सकते हैं। सिल्वर मिनी की कॉल यहाँ पर केडिया जी की तरफ से दी गई है 3600 में, 4200 का टारगेट है। अगर गोल्ड मिनी के ऑप्शंस में भी आप एंट्री करना चाहते हैं तो 77,000 के कॉल के स्ट्राइक की कॉल खरीद सकते हैं 700 रुपये में। उसका टारगेट 1100 केडिया जी को लगता है, 500 का इसे यहाँ पर लगाना है। भाविक आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर।
देखिए, गोल्ड और सिल्वर आई थिंक जो केडिया साहब ने बताया, आई थिंक इट इज स्पॉट ऑन। मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में जो करेक्शन आना चाहिए था वो नवंबर में ऑलरेडी आ चुका है। आगे जाके आई थिंक मुझे लग रहा है कि भले इंटरेस्ट रेट कट ना हो, बट ओवरऑल आई थिंक एक बेस बन चुका है करेक्शन का, और यहाँ से मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। हालांकि डॉलर की जो तेजी है वो शायद अगर आगे जाते है तो थोड़ा बहुत हेडविन हो सकता है, बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि डॉलर की रैली भी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। तो यहाँ से भी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा बहुत गिर ही सकता है। तो ओवरऑल सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो आई थिंक गोल्ड में जैसे केडिया जी ने बताया, मेरा भी वही अराउंड 76,500 के करीब फरवरी में बाय की रिकमेंडेशन है 77 के टारगेट के लिए। तो 76,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी आज अगर देखें तो थोड़ी गोल्ड के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, और आई थिंक गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते हुए भी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में शायद सिल्वर ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है। चाइना का जो डेटा है वो थोड़ा पॉजिटिव है। हालाँकि हम देख रहे हैं कि ऑर्डर्स ज़्यादा हो रहा है ट्रम्प के टैरिफ्स के पहले से। तो आई थिंक शायद सेकंड क्वार्टर में चाइना का डेटा थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है चांदी बहुत पॉजिटिव लग रही है। तो 90,800 के करीब बाय कर सकते हैं 91,600 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 90,400 का। ये राय है आपकी तरफ से गोल्ड और सिल्वर में, दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से बाइंग की ही सलाह यहाँ पर दी गई है सोने और चांदी में। क्रूड की बात करते हैं, भाभी क्रूड में बताइए क्या करना चाहिए, ऑप्शंस के जरिए कोई है क्या स्ट्रेटजी आपके पास? देखिए, क्रूड अगर देखें तो 57 से 59,600 के एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर फंडामेंटल्स देखें तो ठीक ठाक ही है कि जहां पे ओपेक प्लस ने जो मीटिंग थी वो थोड़ा डिले करके 5 दिसंबर की है, और एक्सपेक्टेशन है कि अभी प्रोडक्शन कट आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में तो नहीं होगा, जो थोड़ा पॉजिटिव है। इजराइल लेबनान का जो सीज फायर है वो थोड़ा नेगेटिव है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी आई थिंक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा, क्योंकि कोई कोई एज पॉजिटिव या नेगेटिव कोई बड़े फंडामेंटल फैक्टर नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ते हैं। तो आई थिंक आगे जाके मुझे लग रहा है दायरे में ही ट्रेड करेगा, बट इंट्राडे आई थिंक यस, मुझे लग रहा है कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक सपोर्ट के नजदीक चल रहा है। तो 5800 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 120 के करीब 175 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 90 रुपीज का। 800 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है, और एट द मनी ये इस स्ट्राइक की कॉल आपको खरीदनी है। 120 इसका प्रीमियम है, 175 के टारगेट के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। आप बताइए केडिया जी, आपके पास क्या रणनीति है क्रूड में आज? देखिए, कच्चे तेल में अगर हम देखते हैं तो एक तरफ हम सीज फायर की बात पिछले हफ्ते कर रहे थे, बट अब वो मार्केट कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ब्रेंट अभी भी 72 पे कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में है। देखिए, कॉस्ट वाइज अगर हम बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 70 के नीचे सस्टेन करेगा, बट माना जा रहा है 2025 के अंदर कहीं ना कहीं ओवर सप्लाई होते हुए दिखाई देगी। तो 5 तारीख को जो ओपेक प्लस की बैठक है वो काफी अहम होने वाली है, क्योंकि अब ये देखना है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे इमीडिएटली या और 2-3 महीने का समय लेंगे। तो टाइमिंग मार्केट में डिमांड कंसर्न है जो प्राइसेस को 6,000 के ऊपर नहीं जाने देगा। सप्लाई कंसर्न कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई देगा जो 5700 के नीचे नहीं जाएगा, तो दायरे में ही मेंटेन रहेगा। इसी को देखते हुए 5750 पे कच्चा तेल लीजिए, 5680 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड है, बट 5850 का लेवल मिल जाएगा। वही ऑप्शन के अंदर भी 5800 का कॉल 100 रुपए में ले सकते हैं 180 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर दोनों एक्सपर्ट्स की सलाह यहाँ पे बाइंग की है, या तो फ्यूचर्स में खरीदे या फिर ऑप्शंस में कॉल के जरिए भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। नेचुरल गैस 1.25% आज भी कमजोर है, कल भी 5% की गिरावट दिखी थी। केडिया जी, क्या और गिरावट लग रही है, या इस गिरावट के बाद अब खरीदारी का मौका आपको दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है जल्द खरीदारी का मौका रहेगा। हमने नो डाउट काफी बड़ी गिरावट देखी है, लगभग हाई से 7 से 8% का बड़ा फॉल देखा। 300 रुपए का लेवल छूने के बाद लगभग 30 रुपए निकल गए। लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है कि $3 का लेवल इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में 265 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि एक चीज आप ध्यान देखिए, यूके के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है यूरोप के ओवरऑल के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे जैसे विंटर के अभी अपडेट्स आ रहे हैं ये एक पॉजिटिव ट्रिगर करता हुआ दिखाई देगा। तो आज की गिरावट में एक बाइंग का मौका है। करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। 265 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 278 का टारगेट रहेगा। ऑप्शन के अंदर भी 270 का कॉल 17 रुपए में ले सकते हैं, 12 का स्टॉप लॉस लगाइए। हायर साइड पे 26 का टारगेट रहेगा। पोजिशनली भी मुझे लगता है कि यहाँ से जो रिकवरी बनेगी वो इस बार 300 का लेवल दिसंबर मंथ में ही तोड़ते हुए दिखाई देगी। बिकॉज यूएस है, यूरोप है, यहाँ पे इस बार ठंड काफी अच्छी बताई जा रही है। अगर 270
पे खरीदे 278 तक जा सकता है और आगे यहाँ पे रिकवरी की उम्मीद है। अगर ऑप्शंस के जरिए जाना चाह रहे हैं तो 270 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 26 का टारगेट, 12 का एसएल वहाँ पर लगा ले। मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स में आज सारे ही मेटल्स, कॉपर को छोड़ दे तो कमज़ोर नज़र आ रहा है। जिंक में गिरावट बाकी मेटल से ज़्यादा है, 283 284 के आसपास। केडिया जी, क्या पसंद आ रहा है आपको मेटल्स में? कॉपर में हालांकि रिकवरी लौटी है, कॉपर अब हरे निशान में आ चुका है। देखिए, पूरे बेस मेटल के अंदर चाइना इंपॉर्टेंट है और पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखा जितनी उम्मीद थी चाइना में, अक्टूबर में इन्फ्यूजन हुआ, नवंबर में इन्फ्यूजन हुआ, दिसंबर में भी इन्फ्यूजन की बात चल रही है। जनवरी में चाइनीज न्यू ईयर है, तो मेरा मानना है कि चाइनीज न्यू ईयर से पहले हर साल हम देखते हैं कि एक तो स्मेल्टर्स का इशू होता है, बिकॉज वहां पे एडवर्स विंटर केस के अंदर स्मेल्टर्स अपने अपने प्रोडक्शन कट करते हैं। साथ में हमने ऑलरेडी देखा है कि कॉपर की कुछ माइंस के अंदर अनरेस्ट है, जिंक और एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी सप्लाई साइड कंसर्न्स रहेगा, थोड़ा ट्रिगर डिमांड को लेकर बना हुआ है। तो मुझे लगता है पूरे बेस मेटल में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों कमोडिटी पर नजर रखना चाहिए। कॉपर ने इनफैक्ट आज 212 के ऊपर ब्रेकआउट है। अच्छा, अगर आज ये सस्टेन कर जाता है तो जल्द 814 का लेवल तोड़ते हुए 820 तक का लेवल भी दिखा देगा। बट बाइंग करना है तो थोड़ा पुल बैक पे कीजिए। 807 808 अच्छा लेवल है, इमीडिएट टारगेट 814 का रहेगा। बट कुल मिला के मुझे लगता है ये हफ्ते में आपको 820 तक का स्पाइक मिल जाएगा। वहीं जिंक के अंदर एक अच्छी खासी रैली मिली थी, हमने 290 के करीब जाते हुए देखा, लेकिन जिस ढंग से एक्सपोर्ट रिबेट को कैंसिल किया गया था उसके बाद मार्केट वापस रिट्रेस कर गए हैं। बट करंट लेवल से भी मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव है। 282 283 इज गुड टू बाय। 280 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, इमीडिएट टारगेट 286 है। बट मेरा मानना है कि दिसंबर मंथ में ये 300 का लेवल छू सकता है, जिस ढंग से स्मेल्टर्स के कंसर्न्स रहेंगे। लास्ट एल्यूमिनियम की बात करें तो इसमें भी 240 पे लेके चलिए, 244 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। कारण इसका है कि बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के प्राइस अभी भी कंटिन्यू तेजी में है। गिनिया से अगर हम देखते हैं तो सप्लाई साइड कंसर्न मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम एक अच्छा पिक रहेगा। आपकी सारी पिक्स आ गई हैं बेस मेटल्स में। भाविक, आप बता दीजिए आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज? देखिए, मुझे कॉपर पसंद है। मिड ऑफ नवंबर से हम देख रहे हैं कि 802 से 812 के एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। लगातार हमने देखा है 812 के वहां पे रेजिस्टेंस हो रहा है और 802 के करीब सपोर्ट हो रहा है। और आज के दिन अगर देखें तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के काफी करीब है और ओवरऑल जिस हिसाब से सारे बेस मेटल्स चल रहे हैं मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट इमिनेंट है और हम 816 से 818 के टारगेट भी देख सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिन के लिए अगर ट्रेड करना है तो ऑप्शन एक अच्छा मौका रहेगा, जहाँ पे 810 का जो कॉल ऑप्शन है अराउंड 14 पे ले सकते हैं। 18 से 20 का टारगेट रहेगा और 11 का स्टॉप लॉस रहेगा। एग्री मार्केट की कुछ बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में अगर आज देखें तो ज्यादातर काउंटर कमजोर नजर आ रहा है, जीरे में गिरावट ज्यादा है। मसालों पर आपका व्यू क्या है? छोटा जवाब दीजिएगा केडिया जी। देखिए, मुझे लगता है कि जीरा और धनिया दोनों ही काउंटर के अंदर बाइंग कंटिन्यू ही रहनी चाहिए, जिस ढंग से एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है। तो आज की गिरावट एक बाइंग का मौका रहेगा, जहां पे दिसंबर वाइज 25,000 के बीच में मिलता है, लेके चलिए 25,500 का टारगेट रहेगा। धनिया के अंदर भी एरिया अंडर कल्टीवेशन में काफी बड़ा ड्रॉप था, इसलिए ऑलरेडी 8,100 का लेवल देख चुके थे। करंट लेवल से या 7750 पे लेके चलिए, 7,950 का टारगेट रहेगा। दोनों ही काउंटर अच्छे लगते हैं। व्यू है मसालों के लेकर। शुक्रिया भाविक पटेल साहब, आपका आपने वक्त निकाला और नॉन एग्री मार्केट पर हमारे दर्शकों को राय की। खास पेशकश ग्वार स्पेशल में आज ग्वार के हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात करेंगे और ग्वार के जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद है एक्सचेंज पर, एनसीडीएक्स पर, उसके क्या फायदे हैं। अगर आप ग्वार के किसी भी वैल्यू चेन में किसी भी तरह से पार्टिसिपेंट है तो आपके लिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स की कितनी अहमियत है, यही आज हम केडिया जी से समझेंगे। एक एक करके सवाल लेंगे। सबसे पहले केडिया जी, एक तो ग्वार सीड का जो ऑप्शंस नए सिरे से आया है वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ट्रैक्शन भी वहाँ पर दिख रहा है, पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, वाई काफ़ी ज़्यादा है, उस पर हम पहुँचे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्वार के घरेलू और ग्लोबल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल दोनों तरह के फंडामेंटल्स बताइए। ग्वार के बारे में थोड़ी बारीक बातें बताइए, फिर हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, ग्वार को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, बिकॉज हमारे लिए 100% एक्सपोर्ट कमोडिटी है और
वॉलिटिलिटी तो आप देख ही रहे हैं कि एज ऑफ नाउ तो कम है, लेकिन हम जानते हैं 2013 में जब रिक्स के अंदर हमने यूसेज बढ़ना चालू हुआ था, तब गवार गम 1 लाख भी होता हुआ दिखाई दिया। और खास करके इसकी जो खेती होती है वो राजस्थान नॉर्थ में होते हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये बेल्ट में होती है और एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा। लेकिन इसका जो यूज केस है, हम ज्यादा करके घरों में तो सब्जी यूज करते ही हैं, बट इसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल में, या हम बोल सकते हैं ऑयल कंपनीज के अंदर, डिफेंस के अंदर, कॉस्मेटिक के अंदर, सभी जगह पे यूज होती है। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है ये। वेदर के लिए भी माना जाता है, जहाँ पे राजस्थान के अंदर पानी की कमी रहती है, तो वहां पे कम सिंचाई के अंदर ये क्रॉप काफी अच्छी रहती है। तो इसके लिए काफी, पशु चारे के अंदर भी काफी ज्यादा यूज होता है। तो काफी मल्टी यूसेज वाली कमोडिटी है। और फैक्टर्स जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सोइंग कैसे हो रही है, प्रोडक्शन कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप है, बट कैरी और स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट होता है। ग्लोबल में हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गवार को करते हैं। इसके लिए आपको यूएस का कंजम्पशन, नॉर्वे का कंजम्पशन, यूरोप के अंदर फूड इंडस्ट्री का कंजम्पशन, ये सब देखना पड़ता है जो मार्केट के अंदर इंपैक्ट रहता है। करंटली फंडामेंटल्स की बात करें तो कैरी और स्टॉक काफी अच्छा है, जिसकी वजह से पिछले 2-3 सालों से मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट प्राइसिंग 5,000 का एक बेस बना चुका है गवार सीड में और 10,000 का गवार गम में, तो ये दायरे में ही मार्केट पिछले 1 साल से ट्रेड कर रहा है। तो कैरी ओवर स्टॉक का अभी आपको दबाव दिख रहा है, लेकिन ग्वार गम एक फसल है, काम अनेक है। क्या ये सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे इनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है? हरी फलिया तो आपने ग्वार का देखा ही होगा, जिसका सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके कई सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का पशु चारे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और गम की तो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड है, उनका क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग प्रोसेस में तो इस्तेमाल होता ही है। इसके अलावा ग्वारगम का टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, पेपर, एक्सप्लोसिव, माइनिंग जैसे इंडस्ट्री में भी ग्वारगम की डिमांड है। इसके अलावा फ्रोजन फूड, बेकरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेवरेज, सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जहां पर ग्वारगम का इस्तेमाल होता है। और इसे गाढ़ा करने वाले एक एजेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई इसके फसल की, इसके फंडामेंटल्स की, और इसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट के कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। और अब बात करते हैं अब इनके जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, इसके जरिए कैसे हम हेज कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे कमर्शियल क्रॉप है, कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहता है, जैसा आप कह भी रहे थे। हिस्टोरिकली भी काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, ऑन एन एवरेज जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो कैसे ऑप्शंस की मदद से हम इस वॉलेटिलिटी को कम कर सकते हैं, प्राइस की में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसकी अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं? उस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी हमारे दर्शकों को आप बताएं केडिया जी। देखिए, उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा वीसीपी, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट में कौन कौन है। तो सबसे पहले आता है फार्मर। तो फार्मर की चिंता या फार्मर का कंसर्न क्या है? जब मैं सोइंग कर रहा हूं, मैंने 6,000 का भाव देखा, लेकिन जब फसल आती है तो भाव टूट जाता है। तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन एक बेहतरीन विकल्प है फार्मर्स के लिए, जहां पे वो पुट ले सकते हैं। पुट लेना मतलब इंश्योरेंस लेना है। तो कहीं ना कहीं जब भी फसल लगाते, जो भाव फार्मर देख रहा है उसका आप पुट ले लेंगे, तो इनकेस अगर भाव में गिरावट आएगी तो पुट से आपका बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब नुकसान नहीं होगा। अगर भाव में तेजी भी आ जाती है तो एक इंश्योरेंस कॉस्ट ही लगती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। सेकंड आ जाते हैं एक्सपोर्टर्स या स्टॉकिस्ट, हम बोल सकते हैं। स्टॉकिस्ट कभी भी अपने पास माल लेके रखते हैं, तो उनको सबसे बड़ा चिंता रहती है कि कल को अगर भाव में बड़ी गिरावट आ जाएगी तो मेरे स्टॉक की वैल्यू कम हो सकती है। ऐसे टाइम पे हम फ्यूचर के साथ साथ ऑप्शन के अंदर भी पुट लेके काम कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि कभी भी भाव में अगर गिरावट आती भी है तो उसका एक तरह का इंश्योरेंस आपका लिया हुआ रहेगा। खास करके जो इंडस्ट्री या एक्सपोर्टर माल लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन के जरिए माल ले सकते हैं। जैसे कि मैं मेरी स्ट्रेटजी में हमेशा कहता हूं, सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है, लिए हुए माल को भाड़े पे लगाना है। तो जब लेने है हमको सस्ते में, तो कैसे ले सकते हैं इंडस्ट्री वाले? आज भाव समझो 5100 का भाव चल रहा है। अगर आपको लगता है कि गवार सीड मुझे 5,000 में लेना है, तो 5,000 का आप पुट बेचिए। इससे होगा क्या, अगर भाव में गिरावट आती भी है तो आप अपने कहे हुए भाव पे आप माल ले सकते हो। तो स्टॉकिस्ट के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए काफी अच्छा है। लास्ट अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रेडर्स भी अब मार्केट में अपॉर्चुनिटी के लिए देखने आ गए हैं। तो जो इक्विटी में है वो कमोडिटी में भी आ चुके हैं। तो फार्मर्स के लिए पुट लेकर इंश्योरेंस ले सकते हैं, स्टॉकिस्ट अपने आप को हेज कर सकते हैं, जो कॉर्पोरेट्स है वो अपने मन चाहे भाव पे कैसे परचेज कर सकते हैं वो भी ऑप्शन के जरिए करके चल सकते हैं। ओके, यानी अगर आपको पास भविष्य में भी खरीदना है तो आपको दाम बढ़ने की चिंता है तो यहाँ पर भी आप हेजिंग करके चल सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक है, दाम गिरने की चिंता है, तो भी आप यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए हेज कर सकते हैं। सर, आखिरी एक छोटा जवाब दे दीजिएगा, अब फ्यूचर्स
पर आधारित ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप बता दीजिए, क्योंकि पहले ऑप्शंस और स्पॉट मार्केट पे आधारित था, अब फ्यूचर्स पे आधारित है, ये कितना फायदेमंद है? देखिए, बिल्कुल हमने इंडिया में नया इनोवेशंस भी करके देखा था, जहाँ पे फ्यूचर जो भी ऑप्शन है वो फिजिकल पे डिलीवर हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा अनसर्टेन दिख रहा था। बट अब ये फ्यूचर पे डिवॉल्व हो जाएगा, मतलब अगर आपने कोई कॉल ले रखा है तो एंड एक्सपायरी के दिन ये फ्यूचर में डिवॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पहले कंसर्न था डिलीवरी को लेकर वो अब नहीं है। तो जो डिलीवरी लेना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, और जो फ्यूचर्स में एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेकर काम करना चाहते हैं उनके लिए, तो अभी के जो ऑप्शन है वो फ्यूचर पे डिलीवरेबल फ्यूचर्स पे डिवॉल्व हो जाएंगे, जो एक बेहतरीन मौका बन जाता है। पहले जो डर लगा रहता था वैसा नहीं है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसके अंदर। और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हम देख भी रहे हैं, जब से गवार सीट में लॉन्च हुआ ओआई अच्छा बिल्टअप है, गवार गम में भी अब जल्द ऑप्शन आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से पार्टिसिपेशन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो आगे और भी पार्टिसिपेशन बढ़ने की उम्मीद है और धीरे धीरे ट्रैक्शन दिख भी रहा है। तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर पर आधारित एक ग्वार सीट का ये कॉन्ट्रैक्ट एक बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दिख भी रहा है और आगे ये वॉल्यूम और भी बढ़ने की उम्मीद है। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को जागरूक किया, गाइड किया कि उन्हें कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हेजिंग के तौर पर इसकी नई नई स्ट्रेटजी बना के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इस खास पेशकश को यही समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।